तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पृथ्वी महाभूत, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर का सेकंड पार्ट था। अब हम पढ़ेंगे इसमें काल। ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। इसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं काल की। काल की उत्पत्ति है ककार अकार तथा लकार से काल शब्द की उत्पत्ति होती है। सेकंड पॉइंट है काल निरंतर गतिशील होता है और क्षण भर भी नहीं रुकता। ठीक है, अब इसके पर्याय देखो। इस पर्याय है इसके भगवान, समय, स्वयं, भू, ये इसके पर्याय हैं। और काल के लक्षण देख लो। काल के लक्षण हैं चरक संहिता के अनुसार। एक श्लोका है ये छोटा सा। काल पुनः परिणाम उच्यते। काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम से मृत्यु और वृद्ध अवस्था जैसे रोग होते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार सभी चेतन द्रव्यों का एक दिन अंत होता है। दूसरा पॉइंट है काल सभी को एक समूह में बांधे रखता है, यानी कि वो सबको एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रखता है। सभी प्राणियों के जन्म एवं मृत्यु का कारण जो भी पदार्थ है उसे काल कहते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें काल को भगवान भी कहा गया है। फिफ्थ है ये काल का आदि मध्यम और अंत नहीं है, यानी कि ना तो कभी काल शुरू हुआ ना कभी काल खत्म होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे काल के गुण। प्रशस्त पाद के अनुसार काल के 5 गुण बताए गए हैं, यानी कि इसकी क्वालिटीज जो हैं। इसमें पहला है संख्या, दूसरा है संयोग, तीसरा है विभाग, चौथा है पृथकत्व और पांचवा है परिमाण। इसको याद ही करना होगा, पांचों को रट लेना। ठीक है, अब हम काल के भेद पढ़ेंगे। आचार्य चरक के अनुसार 2 तरह के काल बताए गए हैं। एक है नित्यक काल, एक है अवस्थिक काल। नित्यक काल तो बताया गया है क्षण, दिन, रात, महीने, वर्ष इत्यादि को बताया गया है नित्यक काल। ठीक है, और अवस्थिक काल हो गया, यह है विकार की अपेक्षा से, यानी कि जैसे वृद्ध अवस्था में होने वाले वात विकार होता है ना वृद्ध अवस्था में ज्यादातर, तो ये उसके कारण होगा। और बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्ध अवस्था इत्यादि से जिस काल का ग्रहण होता है उसे अवस्थिक काल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे काल के प्रधान ऋतु भेद से, यानी कि ऋतु भेद से पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार है, शीत, उष्ण और वर्षा। ठीक है, काल के ऋतु भेद से 6 प्रकार और बताए गए हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, सीधा इसमें 6 की 6 ऋतु लिख दो। वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, काल के मास भेद से 12 प्रकार बताए गए हैं। वही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह करके सब लिख दो। और इजी है, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन जरूर करके जाना, ये जरूर पूछा जाएगा। सुश्रुत संहिता के अनुसार सूर्य की गति से काल का विभाजन होता है, यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा आचार्य सुश्रुत के अनुसार काल का विभाजन लिखिए। तो अब हम लिखेंगे इसमें काल के 11 भाग किए गए हैं। ठीक है, 11 यानी कि 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 11 भाग हैं। अब हमें इसको इजीली याद तो होने के नहीं है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले एक लाइन में ये पहले सिर्फ एक तरफ के याद कर लो। मात्रा, मात्रा, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, मास, ऋतु, अयन, वर्षा। ठीक है, ये लिखने के बाद अब इससे सामने जो लिखोगे एक स्टेप नीचे लिखना शुरू करना। ठीक है, सबसे पहले लिखना एक हो गया पलक झपकने का समय। अब इसके नीचे से शुरू करोगे वो यहाँ से शुरू करना काष्ठा से। ठीक है, अब काष्ठा के सामने काष्ठा, कला के सामने कला, मुहूर्त के सामने मुहूर्त, अहोरात्र के सामने अहोरात्र, पक्ष के सामने पक्ष, मास के सामने मास। एक बस ये चेंज है, संवत्सर लिखना है यहाँ से, और ऋतु के सामने ऋतु, अयन के सामने अयन, वर्षा के सामने वर्ष। फिर लास्ट में लिख देना एक युग। ठीक है, फिर इसको जो है अब हम इसको पढ़ के देखते हैं किस तरह बता रखा है इसमें। यानी कि एक मात्रा जो है वो हो गया एक पलक झपकने का समय। ठीक है, अब हम 15 मात्रा हो गया एक काष्ठा, यानी कि 30 काष्ठा हो गया एक कला, 20 कला हो गई 15 मुहूर्त, 30 मुहूर्त हो गए एक अहोरात्र, यानी कि एक रात एक रात्र, और जो 15 रात हो गई वो होगी एक पक्ष। अब यानी कि 15 दिन का एक पक्ष हो गया। ठीक है, अब 2 पक्ष को मिला के बनेगा 1 मंथ, यानी कि 15 30 दिन का एक महीना बन गया। अब जो 12 मास मिला के बना एक संवत्सर। ठीक है, अब 2 मास यानी कि 2 महीनों को मिला के बना एक ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु है। और 3 ऋतुओं को मिला के बना एक अयन। ठीक है, अब 2 अयन को मिला के बना एक वर्ष, और 5 वर्ष को कहते हैं एक युग। ठीक है, तो एक तरफ की याद कर लो, दूसरी तरफ ऊपर लिखना है पलक झपकने का समय,
ठीक है। और सबसे लास्ट में लिखना है युग, और एक जो है मास, एक मास तो ठीक है सेम रहेगा, दूसरे मास की जगह लिखना है संवत्सर, ठीक है। तो बाकी पूरा और सब चीज सेम है इसमें, बस इसमें ये नंबरिंग याद करनी है। तो इस तरह याद कर लेना, इन्हें अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, 12 2 12 2, ये अलग 3 2 5, ये अलग नीचे वाले, ठीक है। ये इस तरह करके ऊपर वाले में तो एक रहेगा ही। आयुर्वेद में काल का महत्व, आयुर्वेद चिकित्सा में काल को अधिक महत्व दिया गया है, जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध, पंचकर्म सभी काल पर निर्भर करते हैं। यानी कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम औषध लेनी है, ये सब काल पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम से ही हर काम होगा। तो अब हम इसमें सेकंड पॉइंट है, दोषों का संचय प्रकोप काल के कारण है। तो यानी कि ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल को एग्जाम में जरूर बना के आना है, जहां भी काल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसमें 3 दोष दे रखे हैं, वात, पित्त, कफ। इसका संचय है वात का, इसका प्रकोप है, इसी तरफ इसका प्रशम है। इस तरह तीनों दोषों का इसके सामने लिखा हुआ है। इसे याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले 3 फिंगर्स लेनी है ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ग्रीष्म 2 जगह दे रखा है इसमें, एक ग्रीष्म यहाँ है, एक ग्रीष्म यहाँ है। तो यानी कि हमें इसके फिंगर्स के 3 पार्ट कर लेना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसी तरह 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ग्रीष्म यहाँ है तो एक ग्रीष्म ये रहा, एक ग्रीष्म ये रहा, ठीक है, ठीक है। ये सेम है, ये तो याद रहेगा, एक ग्रीष्म यहाँ है, एक ग्रीष्म यहाँ है। और फिर इसके बाद एक वर्षा यहाँ है, एक वर्षा यहाँ है, एक वर्षा ये रही, एक वर्षा ये रही, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो याद हो गए हमारे। अब इसके बाद एक शरद ये रहा, एक शरद ये रहा, ठीक है। एक शरद ये मिडिल वाला, एक शरद ये ऊपर वाला, ठीक है। 3 याद हो गए, बस ये 3 मेन है। सबसे पहले तो ये तीनों याद कर लो, ग्रीष्म ग्रीष्म, वर्षा वर्षा, शरद शरद। 2-3 बार बोलोगे एकदम याद हो जाएगा, मेरे भी खुद 2-3 बार में याद हो गया था, ठीक है। अब लास्ट में जो बचा हमारा स्पेस, एक तो हेमंत, वसंत, हेमंत, ठीक है। अब ये लाइन तो तुम इमेजिन करना कि ये ऊपर वाले जो है ये सब वात के हैं, मिडिल वाले ये सब पित्त के हैं, थर्ड वाले जो है ये कफ के हैं। अब हमें बताना है कि वात का संचय। तो वात तो ऊपर वाली लाइन में है, ये संचय था, ये बड़ी वाली फिंगर जो थी ये प्रकोप की थी, और छोटी वाली ये प्रशम की थी, ठीक है। तो वात ऊपर वाली लाइन में था, तो यहाँ हमारा क्या था, यहाँ ग्रीष्म था, तो ये हो गया हमारा ग्रीष्म। अब हमारे से किसी ने पूछा कफ का प्रशम बताओ, तो ऊपर वाले में वात था, ये पित्त था, ये कफ था, तो हम सबसे लास्ट वाली में प्रशम सबसे लास्ट वाली फिंगर थी। तो यानी कि एक यहाँ हमने जो याद किया था, एक ग्रीष्म यहाँ है, एक ग्रीष्म यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ये ग्रीष्म। तो इसी तरह हमारे ये पूरी टेबल एकदम याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आ जाऊं, इसमें है चिकित्सा निर्धारण में अवस्थित काल के अनुसार दोष, ठीक है। यानी कि बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रकोप होगा, तरुण अवस्था में पित्त दोष की प्रधानता होगी, और जो वृद्ध अवस्था है इसमें वात दोष की प्रधानता होगी, ठीक है। आहार सेवन से भी काल का विचार, यानी कि जो आहार हम सेवन करते हैं वो काल के विचार से ही करना चाहिए, वो भी, ठीक है। और जो काल का प्रभाव औषधि पर भी होता है, जैसे 100 साल पुराना घृत काल के प्रभाव के कारण कफ वात नाशक, बलवर्धक, चक्षुवर्धक होता है, ठीक है। 100 साल पुराना जो घी होता है, अगर हम घी को प्रिजर्व करके कहीं पर रख दें और उसे 100 साल बाद निकालें, तो वो कफ और वातनाशक होगा, बलवर्धक होगा और चक्षुवर्धक होगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दिशा, ठीक है, 3.4।